हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं निशा फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आज यूपी टेट प्राइमरी लेवल का 2011 के पेपर का पेडागोजी सेक्शन यानी शिक्षा शास्त्र के सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बचपन की वर्तमान दृष्टिकोण की मान्यता है। वर्तमान दृष्टिकोण की मान्यता आपसे पूछी जा रही है और इसके ऑप्शन दिए हैं। बहुत तरीकों से बच्चे प्रायः वयस्कों के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है बच्चों को युवा वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। और इसका तीसरा ऑप्शन दे रखा है बच्चे मूलतः एक प्रतीक्षा अवधि है। बचपन मूलतः एक प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन डी इसका दिया है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अद्वितीय अवधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अद्वितीय अवधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक मानकीकृत पठन परीक्षण हेतु 5वीं कक्षा की प्रस्तुति करते समय शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों को बोलना कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी दिया है पूर्ववर्ती परीक्षा के प्रमुख प्रश्नों को चिन्हित करना तथा एवं छात्रों को उनके उत्तर देने का अनुमोदन देना। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, सी दे रखा है निम्न श्रेणी के पाठकों को शिक्षण देना ताकि शेष बच्चे तो वैसे भी अच्छे होंगे। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को उन प्रश्नों का अभ्यास देने के लिए कहना जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अव्यवस्थित गृह से आया बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर ए, सुविन्यासित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में। ऑप्शन डी है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है स्वतंत्र अध्ययन में। ऐसे बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं जो अव्यवस्थित गृह से आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, आप पाते हैं कि एक छात्र क्वेश्चन नंबर 4, आप पाते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसके प्रति संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त कार्य नहीं देंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे ताकि वह और अधिक प्रगति कर सके, उसके माता पिता को सूचित करेंगे कि आपका बच्चा बुद्धिमान है। तो संतुष्ट रहना तो काफी नहीं होगा, अतिरिक्त कार्य नहीं देना तो ये तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उसे प्रोत्साहित करेंगे ताकि वह और अधिक प्रगति कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, अब ये चित्तवृत्ति क्या है? चित्तवृत्ति होता है मतलब मूड। बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिए हैं, उन्हें अध्ययन के लिए विवश करेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत है। उन्हें चेतावनी देंगे कि उन्हें अध्ययन करना ही होगा, अन्यथा बात आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा उनके विषय से संबंधित कुछ रोचक बातें हम बता सकते हैं जिससे उनका पढ़ाई में मूड बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
आप अति सक्रिय बच्चे को सही पथ पर कैसे लाएंगे? जैसे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में बहुत ज्यादा चुलबुले होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, ऐसे बच्चे को सही रास्ते पर आप कैसे लेकर आएंगे? ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, कक्षा के कोने में बैठने का स्थान निर्धारित करेंगे, उसे ब्लैक बोर्ड साफ करने का काम देंगे, इसमें से कोई नहीं। तो 6 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सक्रिय बच्चा है उसको हम ब्लैक बोर्ड साफ करने का वर्क दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भिन्न भिन्न जातियों समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति समानता आधारित होती है। ऑप्शन दिए हैं, उनके अभिभावकों की चिंतनशीलता पर, उनके सहपाठियों की अभिवृत्ति पर, टेलीविजन के प्रभाव पर, उनके भाई बहनों की अभिवृत्ति पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा उनके अभिभावकों की चिंतनशीलता पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए कहा गया है, आप क्या करेंगे? अब बच्चे हैं मंद बुद्धि, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। उन्हें विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देंगे, बिल्कुल गलत। प्रधान अध्यापक से कहेंगे कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिंतित हो में बैठने की विशेष रूप से चिंतित हो में बैठने की व्यवस्था करो। ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने की तकनीक सीखेंगे, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे बच्चों को पढ़ाने की हम तकनीक सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दिया है, उसे पर्याप्त धन संपत्ति होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, गलत। उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत। विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, सही है। विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये नहीं। उसको सही ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान सही होगा तो उसकी प्रतिष्ठा ऑटोमेटिकली हो जाती है। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों में भावात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, शिक्षण में, अनुशासन में, इसमें से सभी में। किसमें किसमें भावात्मक समायोजन प्रभावी होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें से सभी में, अनुशासन, कक्षा शिक्षण और व्यक्तित्व निर्माण, सभी में भावात्मक समायोजन प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है, यानी कि रखा जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं को तो पहले काट देते हैं। दृश्य और श्रव्य साधन, श्रव्य साधन होता है वे जो जिससे हम सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, तो हम सिर्फ देख सकते हैं। दृश्य श्रव्य साधन नहीं होगा, श्रव्य साधन नहीं होगा, ये होगा सिर्फ दृश्य साधन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इसमें से सभी। तो इसमें से सभी जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा हमारा। श्यामपट्ट पर लिखने की कुशलता भी आनी चाहिए, प्रश्न को हल करना भी आना चाहिए और बच्चों से प्रश्न पूछना भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन दिए हैं टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोबेल या मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है फ्रोबेल ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? बच्चे की उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं। अभिभावक को लिखेंगे? लिखने से क्या होगा? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे? हाँ, जा सकते हैं। बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे? नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, गलत। यह समय बिताने में सहायक होगा, यह भी गलत। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह ज्यादा सटीक आंसर है। देखिए, क्वेश्चन के आंसर्स कुछ ना कुछ मिलते जुलते भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक सटीक और उचित आंसर को ही मार्क करना है। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। दूरस्थ शिक्षा होता है डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि जैसे कि आप किसी शहर के बाहर कॉलेज है और आप घर रहकर उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहलाता है डिस्टेंस लर्निंग। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, परिवार क्या है? औपचारिक है या अनौपचारिक है? तो परिवार जो होता है वो होता है एक अनौपचारिक साधन, जिसमें किसी विधियों का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही किसी का कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है। स्वतंत्र रूप से अपने बच्चों को प्यार और स्नेह से पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक विधियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। एक शिक्षक गलत बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? मीन्स महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। सबसे अच्छा ऑप्शन, सटीक ऑप्शन नंबर सी है कि आदर्श रूप से बर्ताव करके। बच्चे अपने टीचर को बहुत फॉलो करते हैं, इसलिए बच्चों के सामने टीचर को एक बहुत ही आदर्श अपना व्यक्तित्व रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कक्षा में समयानुवर्ती होना नहीं, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ये भी सही है। एक सुबक्ता होना,
यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ सुवक्ता नहीं सुवक्ता आना है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने वाला होना चाहिए। शिक्षक एक ऐसा हो जो अपने छात्रों की, अपने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस चीज पर आधारित है खेल विधि? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर है, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर है, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर है। किस पर है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो होती है वो आधारित होती है ऑप्शन नंबर सी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया का संबंध है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? डिसलेक्सिया का संबंध होता है जो बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं उन बच्चों से संबंधित होता है, यानी कि पठन विकार से संबंधित है। सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या होता है? अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, या पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशीय सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम की प्रतिरुचि का सृजन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नए सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा 5 की दृष्टि दोष वाले बच्चे को, ऐसा बच्चा जिसमें दृष्टि दोष है, ऐसे बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहयोग करना चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से पढ़ाना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से पढ़ाना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। संवेदन क्रियाओं अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसमें से उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में ओनली 30 क्वेश्चंस पेडागोजी के दिए गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 स्पष्ट स्तरों की पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कोलबर्ग द्वारा, बी
एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे के द्वारा। बौद्धिक विकास के 4 स्तर किस वैज्ञानिक ने बताए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसका, अल्प बाल्यकाल के अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। नकारात्मक, सक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन? कैसी क्रिया होनी चाहिए? सक्रिय क्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये वीडियो के अब लास्ट क्वेश्चन है 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? कहाँ उसे परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में उसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण का एक सांकेतिक रूप में स्वीकार किया गया है। सांकेतिक रूप में स्वीकार किया गया है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण गोपनीयता? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यह एक अनुप्रेरित शिक्षण का सांकेतिक रूप है। ये थे हमारे 30 पेडागोजी के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्वेश्चन यूपी टेट से संबंधित हैं और आगे आने वाली परीक्षाएं जो सी टेट, यूपी टेट या DSSB की होती है, वो भी उसके भी क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका मूल्य नाम मात्र को आपसे लिया जाएगा।